हेलो स्टूडेंट्स। तो KRJ ज्ञान प्रवाह में आपका स्वागत है। बायोलॉजी क्लास में कुंदन सर आपके साथ हैं। तो हम लोग बायोलॉजी क्लास में स्टार्ट कर चुके थे 11th के पहले टॉपिक के साथ। हमने इंट्रो लिया बायोलॉजी का, और बायोलॉजी के साथ हम लोग बात कर चुके थे लास्ट क्लास में लिविंग के बारे में, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में कि लाइफ आखिर है क्या। अब लाइफ के बाद और लिविंग और नॉन लिविंग्स के बेसिक क्राइटेरिया के बाद अब प्रश्न उठता है कि पूरी दुनिया में इतने इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको कैसे समझाया जाए, उनका कैसे स्टडी किया जाए। आप देखिए आपके सामने यानी कि मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये डाइवर्सिटी का अर्थ है फैलाव। तो आपको पता है कि इस अर्थ पे ऐसे अगर माना जाए अभी तक के जानकारी के हिसाब से तो पूरे यूनिवर्स में केवल अर्थ पर ही लाइफ है। अब इस अर्थ पर जो लाइफ है तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। ये हमारे सोच से परे हैं। हम सोच नहीं सकते हैं कि इतना तरह का डाइवर्सिटी हमारे लिविंग वर्ल्ड में है। अब इस डाइवर्सिटी को समझना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, एक बहुत ही टफ टास्क है कि आप कैसे समझेंगे कि कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है, और फिर उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, उस ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करना किसी भी बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए, किसी भी बायोलॉजी के सब्जेक्ट को पढ़ने वाले के लिए एक बहुत ही टफ टास्क माना गया। लेकिन डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा टाइम टू टाइम ऐसे सिस्टम को इवॉल्व किया गया, ऐसे ऐसे सिस्टम दिया गया जिससे कि आज एक ये आसान सब्जेक्ट है, एक आसान टॉपिक है। तो हम चलते हैं आज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड को समझते हैं, इसके इंट्रो को लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें हमको पढ़ना नहीं है, जो बेसिक पॉइंट होते हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट है उसी को समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले माना गया कि पूरा दुनिया में दो तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि एरिस्टोटल साहब का कहना था कि एक है प्लांटी, दूसरा एनिमलिया। लेकिन जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट होता गया तो देखा गया कि हर साल ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म का पता चलने लगा टाइम टू टाइम जो हम लोग के ज्ञान से एकदम परे था। और वर्तमान में अगर बोला जाए तो देखा जाता है कि 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में है। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट बात करें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड का, तो यहाँ पर इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि इन आवर प्लैनेट ऑर्गेनिज्म आर हाईली डाइवर्स। काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है ऑर्गेनिज्म। इस डाइवर्सिटी का कोई लिमिटेशन नहीं है, और इसमें देखा गया है कि अभी तक about 1.7 to 1.8 millions of living organism have been discovered. मतलब अभी तक टोटल कितना, तो 1.7 से 1.8 मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्कवर्ड हो चुका है। अभी तक देखा गया कि पूरे दुनिया में इतना एक एस्टिमेट आइडिया है। ये आप हमेशा याद रखिए कि ये एक एस्टिमेट आइडिया है, जरूरी नहीं है कि इतना है, इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग एक एस्टिमेशन दिया गया है। जैसे जॉन रे साहब का कहना है कि ये जो है लगभग 12 to 13 20 मतलब 12 to 14 मिलियंस भी हो सकता है। लेकिन हमें इस एस्टिमेट आइडिया पर बात करना है कि अभी तक माना जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है। अगर इसको सामान्य भाषा में बोले तो 17 से 18 लाख। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए उतने टाइप का ऑर्गेनिज्म है। ये इतना ऑर्गेनिज्म का बात नहीं किया जा रहा, वो टाइप्स का बात किया जा रहा है। आप इसको इमेजिन कीजिएगा, आप अगर इसको सोचिएगा तो ही आपको लग सकता है कि हाँ ये इतना विशाल है आपके पास। इसमें से देखा जाता है कि इस 1.7 में से अबाउट 1.25 मिलियंस एनिमल्स है एंड रेस्ट ऑफ प्लांट है। अब ये तो एक एस्टिमेट आइडिया आपको बताया जा रहा है कि इतने तरह के ऑर्गेनिज्म है। अब इस ऑर्गेनिज्म को एक्चुअल में हमको समझना है कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है कि कौन से ग्रुप में ऑर्गेनिज्म है, कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म है, उनका प्रॉपर्टीज क्या है, उनको क्लासिफिकेशन किस क्राइटेरिया में किया जाए, उनका नोमेनक्लेचर क्या किया जाए। इन सब को पढ़ना बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए क्लास 11th का पहला टॉपिक ही आपको लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी दिया है। इस चैप्टर में आपको लिविंग नॉन लिविंग्स के बाद डाइवर्सिटी, नोमेनक्लेचर और देन हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है डाइवर्सिटी के साथ पढ़ना, और डाइवर्सिटी के साथ दौरान पढ़ने के साथ ही हम आपको बताएंगे कि
कि ये क्लासिफिकेशन कैसे किया जा रहा है, और एक नया टर्म आप जानिएगा सिस्टमैटिक्स। तो हम चलेंगे इस छोटे सा, मतलब देखिए ये छोटा मोटा स्टैटिक्स है, ये छोटा डाटा है, इसको आपको याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में वर्तमान में माना जा रहा है कि 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज है। लगभग हर साल 15,000 स्पीसीज का डिस्कवरी होता है, मतलब नया स्पीसीज जुड़ता चला जा रहा है लगभग 15,000, और कुछ हजार कुछ सैकड़ों में स्पीसीज जो वो एक्सटिंक्ट कर जा रहे हैं, विलुप्त हो जा रहे हैं। आपको पता है कि आपके देश में भी मान लीजिए आप जिसको चीता बोलते हैं, तो वो भी क्या एक्सटिंक्ट हो गया बहुत सारा। जब आप आगे 12th में पढ़िएगा तो वहां पर आपको IUCN रेड डाटा बुक के बारे में समझाया जाएगा, जहां बताया जाएगा कि लगातार स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो यहां पर हम एक्सटिंक्ट का बात ना करके आज हम पॉजिटिवनेस पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि कितने तरह के ऑर्गेनिज्म में, तो एक आपको रफ आइडिया दिया गया 1.7 to 1.8, और साथ में आपको बताया जा रहा है कि अबाउट 15,000 ऑफ न्यू स्पीसीज हर साल हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के इस वर्ल्ड में ऐड हो रहे हैं, और कुछ 100 या 1000 ऑर्गेनिज्म हमारे दुनिया को छोड़ के जा भी रहे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए बायोलॉजी में एक ब्रांच दिया गया है, बायोलॉजी में एक टर्म आता है जिसको हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स। तो चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक आता है सिस्टमैटिक्स। इसको पूरा ही हटा दिया जाए तो यहां पर एक वर्ड है सिस्टेमैटिक्स। देखो एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, एक ब्रॉड टॉपिक आता है। हम लोग सामान्य भाषा में बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, टेक्सोनॉमी पढ़ लेते हैं, लेकिन एक वर्ड दिया गया है सिस्टमैटिक्स, और सिस्टमैटिक्स के अंदर हम दो स्टडी करते हैं, एक टेक्सोनॉमी का, दूसरा क्लासिफिकेशन का। तो अगर आपसे डिटेल पूछा जाए कि ये सिस्टमैटिक्स है क्या, तो हम इसमें देखते हैं कि इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals about the classification of organism, या क्लासिफिकेशन को हम यहाँ डाइवर्सिटी मान लें तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, किस पर, तो एक आता है एनाटॉमी पर, दूसरा फिजियोलॉजी, नेक्स्ट वन है बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी। अब इस टर्म को आप समझिए कि आपको समझाया क्या जा रहा है। तो देखिए आपको बताया जा रहा है कि एक टर्म्स है, एक ब्रांच है जिसको हम बोल रहे हैं सिस्टमैटिक्स। इस सिस्टमैटिक्स के द्वारा हम बात करते हैं कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग वर्ल्ड में कितना तरह का स्पीसीज है, हम उसका स्टडी कैसे करते हैं, उसको हम सेपरेटली कैसे पढ़ते हैं। तो सिस्टमैटिक वही ब्रांच है बायोलॉजी का जो आपको ऑर्गेनिज्म का डिटेल स्टडी करवा रहा है। अब इसका स्टडी हम किस किस टॉपिक के आधार पर करते हैं, तो देखिए बोला जा रहा है, एक टर्म आता है, एक टॉपिक आ रहा है एनाटॉमी। आपको पता है कि एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर हम उसको स्पीसीज दर स्पीसीज कैटेगराइज करते हैं, मतलब अलग अलग स्पीसीज मानते हैं। दूसरा एक आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब उसके बॉडी के अंदर होने वाले सिस्टम के आधार पर कि हर ऑर्गेनिज्म यानी कि हर स्पीसीज का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होता है, कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज रहता है जिससे वह अलग हो जाता है, यानी कि अन्य स्पीसीज से कुछ अलग दिखेगा। एक आता है बायोकेमिस्ट्री। बायो एंड केमिस्ट्री मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं, उस रिएक्शन के आधार पर भी हम स्पीसीज को बांटते हैं। और नेक्स्ट है इकोलॉजी। देखिए इकोलॉजी का अर्थ है कि जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है। इकोलॉजी इकोसिस्टम का स्टडी है जहां पर बताया जाएगा उसके हैबिटेट के आधार पर, उसके एनवायरनमेंट के आधार पर कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस एरिया में रह रहा है। आपको पता है कि स्पीसीज का एक डाइवर्स एरिया होता है, एक अपना एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर वो ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा। दूसरे जगह पर उसके होने का चांस जो रहता है काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी रेयर हो जाता है। तो ये चार टॉपिक आपके सामने है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इकोलॉजी। इस चार टॉपिक के आधार पर हम ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग वर्ल्ड को कैटेगराइज करते हैं, लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई करते हैं, और इस पूरा ब्रॉड ब्रांच को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। जनरल भाषा में हम सिस्टमैटिक्स को टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन के आधार पर बांटते हैं, लेकिन अगर बोला जाए तो क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी इस सिस्टमैटिक्स का ही सब ग्रुप होता है। अगर आप इसको सामान्य भाषा में देखो तो हम ऐसा मान सकते हैं कि सिस्टमैटिक एक पूरा का पूरा ब्रांच है जिसका दो सब ब्रांच आपके सामने है।
एक ब्रांच होता है जिसे आप कहते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब एक आ जा रहा है आपके पास क्लासिफिकेशन और दूसरा आ रहा है टेक्सोनॉमी। और सामान्य भाषा में हम क्या बोल देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमेटिक एक पूरा साइंस है, इसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, तो कैटेगराइज कर रहे हैं। अब टेक्सोनॉमी क्या है, तो टेक्सोनॉमी वो मेथड है, वो प्रोसीड्योर है जिसके आधार पर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है कि सिस्टमेटिक क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और टेक्सोनॉमी क्या है। जनरली तीनों को हम एक दूसरे के सिनोनिम्स के आधार पर पढ़ने लगते हैं, हम जनरलाइज कर देते हैं कि जिसको सिस्टमेटिक बोल रहे हैं उसी को क्लासिफिकेशन बोल देते हैं, उसी को हम टेक्सोनॉमी बोल देते हैं, जबकि ये इसका सुपरफिशियल स्टडी है, काफी ऊपर ऊपर देखा जा रहा है। अगर आप इसको इंटरनली, आप इसको माइन्यूटली समझने का कोशिश करेंगे, काफी अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे, तो आपको सिस्टमेटिक एक ब्रॉड ब्रांच दिखेगा, उसके अंदर क्लासिफिकेशन दिखेगा और क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को हम टेक्सोनॉमी बोलेंगे। अब इसमें लिखने के लिए कुछ बचता नहीं, केवल आपको ये याद रखना है कि सिस्टमेटिक्स का हम आपको डिफिनेशन बता चुके हैं। क्लासिफिकेशन ये बस मेथड है, मेथड टू कैटेगराइज द ऑर्गेनिज्म। और अगर हम बात करें टेक्सोनॉमी का, तो टेक्सोनॉमी है ये प्रोसेस है, प्रोसेस एंड रूल बाय विच क्लासिफिकेशन टेक्स प्लेस। तो यहां पर आपके सामने तीनों चीज सामने है कि सिस्टमैटिक्स क्या है, एक पूरा ब्रांच आएगा, क्लासिफिकेशन उस प्रोसेस का नाम है और टेक्सोनॉमी उस मेथड का नाम है। अब हम चलें कि अगर आप कहीं भी टेक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक, क्लासिफिकेशन का चर्चा करें तो पहला नाम जो उभर कर आपके सामने आएगा वो है कार्लस लिनियस का। तो हम थोड़ा स्टडी करते हैं कि कार्लस लिनियस का क्या काम था, उनके वर्क को, उनके महानता को हम पहले समझे और फिर हम चलेंगे उस हायरार्की, उस क्लासिफिकेशन, उस नोमेनक्लेचर की तरफ। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक का फादर, मतलब फादर ऑफ सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी, ये कहा जाता है कार्लोस लिनियस को। इस नाम को आप अगर टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो आपके लिए ये नाम काफी जरूरी हो जाता है, कार्लस लिनियस। इन्हीं को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का प्रयास किया। ये स्वीडन के थे, यानी कि स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में, नेचर के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया और इनका 2 बुक काफी पॉपुलर है। एक बुक सिस्टमा नेचरी, जिसमें उन्होंने एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में समझाया, और जिस टाइम उन्होंने सिस्टमा नेचरी लिखा उस बुक में उन्होंने 4326 एनिमल्स के बारे में बताया। जबकि उनका एक दूसरा बुक था जिसमें उन्होंने सिस्टमा प्लैनेटेरियम में उन्होंने टोटल 5900 प्लांट स्पीसीज के बारे में चर्चा करा। यानी अगर आप बात करें तो कार्लस लिनियस फर्स्ट मैन टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली। इन्होंने 2 बुक लिखा, देयर बुक सिस्टमा नेचरी, बुक का नाम काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पब्लिश्ड in 1753, in which they categorize 4326 animal, while in Systema Plantarum इसमें उन्होंने 5900 प्लांट स्पीसीज का चर्चा किया। इसके बाद देखिए टाइम टू डिफरेंट टाइप के वर्क हुए, जॉन रे साहब आए,
उसके बाद हाल में जूलियन हक्सले साहब आते हैं। हक्सले साहब एक नया नियो सिस्टमेटिक वर्क करते हैं। अब डिफरेंट टाइप का वर्क आते गया और क्लासिफिकेशन कराया गया है। आप देखिए कि यहाँ पर काफ़ी कम, लगभग 4000 यहाँ पर है और यहाँ पर लगभग 6 यानी कि लगभग 10,000 स्पीसीज का ही चर्चा किया गया था कार्लोस लिनियस में। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि 1.7 to 1.8 मिलियंस। तो ये जो 200-250 साल में जो ये दौर चला है, इस दौर में काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है और लगातार डेवलपमेंट जारी है। अब देखा गया कि यहाँ पर अभी हाल में जो अभी हालिया है, अभी जो चल रहा है वो नियो सिस्टमेटिक्स चलता है, जो कि जूलियन हक्सले के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने इवोल्यूशन के क्राइटेरिया के आधार पर क्लासिफिकेशन को समझाया है कि कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ, उस आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ। तो डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन है, लेकिन आपको इस सेक्शन में केवल और केवल ये याद रखना है कि कार्लोस लिनियस साहब जो थे, इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन करा और क्लासिफिकेशन के दौरान उन्होंने अपने 2 बुक के अंदर, एक में प्लांट स्पीसीज और दूसरे में उन्होंने एनिमल स्पीसीज के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा किया। अब इस चर्चा के साथ ही हम यहीं पर देखते हैं कि कार्लोस लिनियस साहब ने एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया। अब देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आखिर है क्या, तो आप देखो कि इतने तरह का अगर स्पीसीज है तो सबका कुछ ना कुछ नाम होगा। अब नाम जो होता है वो काफ़ी डाइवर्स होता है। अगर आप किसी जगह पर जाओ तो किसी ऑर्गेनिज्म को जो बोला जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी ऑर्गेनिज्म को कहीं कुछ और बोला जाए। मान लो अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में लगभग 1500 भाषा बोला जाता है, अबाउट 1.5 लैंग्वेज हमारे देश में है। अब इस लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेज में किसी एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम हो सकता है। तो अब इस आधार पर अगर मान लो कि कोई अगर झारखंड का कोई बच्चा है, अगर कोई स्टूडेंट है और कोई साउथ इंडिया का स्टूडेंट है, तो दोनों अगर एक ही ऑर्गेनिज्म पर अगर रिसर्च करे, अपना जर्नल अगर पब्लिश करना चाहे, तो वो एक ही ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर सामान्य भाषा में बोला जाए एक फनी मोमेंट में कि मान लीजिए डॉग है, जिसको हिंदी में कुत्ता बोलते हैं और हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें उसको कुकुर बोलते हैं, तो अब बताइए कि कोई डॉग का चर्चा करे, कोई कुत्ता का चर्चा करे, कोई कुकुर का चर्चा करे, अब पता ही नहीं चलेगा कि है क्या। तो इस आधार पर कैसे कैसे चर्चा किया जाए, अगर मेरा पब्लिश, अगर हम जर्नल में कुछ पब्लिश करना चाहें अगर किसी एक स्पीसीज के बारे में, तो अमेरिका में उसको कुछ और बोला जाएगा। तो फिर सबको यूनिफॉर्म करने के लिए स्पीसीज का एक ऐसा नाम होना चाहिए कि पूरा वर्ल्ड वाइड, कम से कम साइंस के फील्ड में वो सिमिलर हो जाए, वो यूनिफॉर्म हो जाए। इसके लिए एक सिस्टम नोमेनक्लेचर का दिया गया, जो सबसे पहले दिया गया था कार्लोस लिनियस के द्वारा, जिसमें उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया। इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में उन्होंने 2 नाम की चर्चा का, एक जीनस दूसरा स्पीसीज। अब जीनस और स्पीसीज के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कार्लोस लिनियस के इस इंपॉर्टेंट काम को कि ही गेव बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। in which they use genus and species for proper nomenclature. Proper nomenclature of any species या any organism। मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा बात हम कार्लोस लिनियस के वर्क पर कर रहे हैं कि कार्लोस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोल रहे हैं। टेक्सोनॉमी क्या है, तो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का बात हो रहा है। इसमें कार्लोस लिनियस साहब ने सबसे पहले एनिमल्स और प्लांट को साइंटिफिकली एक प्रॉपर मेथड से क्लासिफाई करने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने 2 अलग अलग बुक लिखा, एक में उन्होंने एनिमल्स का चर्चा करा, दूसरे में उन्होंने प्लांट का। एनिमल्स के चर्चा के दौरान उन्होंने 4326 एनिमल्स के बारे में विस्तार से चर्चा किया, जबकि प्लांट के बारे में उन्होंने 5900 स्पीसीज का चर्चा किया। उसके बाद उन्होंने इतने ज़्यादा स्पीसीज के चर्चा के बाद देखा कि सब स्पीसीज के पास कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ है, कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो दूसरे से उसे अलग करता है। इस कैरेक्टर के आधार पर उनका मानना था कि स्पीसीज का कुछ ऐसा यूनिफॉर्म नाम होना चाहिए, कुछ ऐसा नाम होना, यूनिवर्सल नाम होना चाहिए जो पूरा वर्ल्ड में एक हो, जिससे कि रिसर्च जो आगे हो, फर्दर रिसर्च में फ़ायदा हो। इसी सिस्टम को देखते उन्होंने एक सिस्टम इजाद किया जिसका नाम दिया गया बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इस बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में उन्होंने जीनस और स्पीसीज के आधार पर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नाम दिया, बायोलॉजिकल नाम दिया, और
जब आप जीनस स्पीसीज का चर्चा, जब हम हायरार्की पढ़ेंगे तो उस हायरार्की में आप देखिएगा कि पूरा का पूरा किंगडम से चलते हुए स्पीसीज तक पहुंचेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि ये जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है। तो हम यहां पर बात आज करते हैं हायरार्की, और इस हायरार्की को आगे विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास हायरार्की, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की अर्थ होता है सोपान। सोपान का अर्थ है या तो आप अपर टू डाउन जाओ या डाउन टू अप जाओ। इसके आधार पर देखा गया कि कैसे कैसे एनिमल्स में डाइवर्सिटी आता है। जैसे आप देखिएगा कि सबसे पहले पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कोई लिविंग है तो अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले किस में बांट दिया गया था, प्लांट एंड एनिमल्स में। अब एनिमल्स में देखो तो एनिमल्स को भी फिर हम बांटते हैं डिफरेंट फाइलम में, डिफरेंट क्लास में, डिफरेंट ऑर्डर में, डिफरेंट जीनस में और स्पीसीज में। तो ये धीरे धीरे उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर हम बांटते चले जाएंगे, और इसी को हम बात कर रहे हैं कि ये एक हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन है कि अप टू डाउन हम देखेंगे कि किस तरह ऑर्गेनिज्म का बंटवारा किया गया, और लास्ट में आपको एक विशेष टॉपिक के तहत यहां बताया जाएगा कि आप यानी कि होमो सैपियंस का पोजीशन कहां पर है। एनसीईआरटी में इसको नहीं दिया गया, इसलिए स्पेशली आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि आप जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स है यानी कि एनिमल्स वर्ल्ड में आपका पोजीशन कहां है। आप बचपन से सुनते आए हैं कि जो मंकी है, जो बंदर, वो आपका पूर्वज है, वो आपका एंसेस्टर है। अब है या नहीं है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि कहां से हम उनसे सेपरेट हो गए। यानी कि एक मंकी, एक गोरिल्ला, एक चिंपांजी आप और हमसे कितना नज़दीक है और कितना कितना क्लोज रिलेटिव है। आप मत बोलिएगा हमारे रिलेटिव को आप बंदर कैसे बोल रहे हैं, हमारा एंसेस्टर है या नहीं है, उस एंसेस्टर का पता हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हायरार्की का बात किया जाए तो देखा जाता है कि सबसे पहले किंगडम है, मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिज्म है उसको किंगडम में बांटा गया। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है कि टोटल 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। किंगडम के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं फाइलम में। फाइलम के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, नेक्स्ट आता है फैमिली, नेक्स्ट जीनस, और जीनस के बाद आता है स्पीसीज। अब ये एक मोटे मोटे तौर पर एक हायरार्की बना दिया गया कि ऑर्गेनिज्म का इसी फॉर्म में चलता है। तो सबसे अपर लेवल पर जो देखा जाता है सिमिलरिटीज, उस सिमिलरिटीज में सबसे ऊपर किंगडम को रखा जाता है। अब अभी आपको पता है कि हम लोग 5 सिस्टम ऑफ किंगडम पढ़ते हैं, जिसमें आप देखिएगा प्लांटी है, एनिमिलिया है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है एंड देन फंजाई है। अब किंगडम के बाद हम चलेंगे फाइलम में, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एक एक चीज का चर्चा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कि किंगडम क्या है, देन फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब देखिएगा फाइलम के बाद सब फाइलम आता है, सब फाइलम के बाद भी क्लास के साथ सब क्लास, ऑर्डर के साथ सब ऑर्डर, फैमिली के साथ फैमिली के साथ सब फैमिली। अब अलग अलग चीज का चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि आप यानी कि होमो सेपियंस का पोजीशन कैसा है। बार बार बताया जा रहा है कि बायोलॉजी के कुछ टॉपिक स्टार्टिंग में काफ़ी स्लो चलना पड़ता है। आपको केवल और केवल अभी पढ़ने का एक आधार दिया जा रहा है कि आप बायोलॉजी को कैसे पढ़ें, और जो भी बच्चे बायोलॉजी वाले हैं उनको एक बात याद रखना चाहिए कि उनसे के लिए अगर सबसे बेसिक कोई बुक है तो वो एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। ये आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप नीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी जरूर इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। आप लाइन टू लाइन आप रीड कीजिए एनसीईआरटी को, और एनसीईआरटी को रीड करने के बाद आप कोई भी बुक पढ़िए तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पर आज फिर से क्लासिफिकेशन का एक इंट्रो था, जिसमें बताया गया कि पूरा वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी के आधार पर, और आपको बताया गया कि डाइवर्स कितना, ये प्लैनेट में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है। आप देखिए कि कुछ टेरेस्ट्रियल है, कुछ एक्वेटिक है, कुछ एरियल है, मतलब कुछ लैंड में रह रहे हैं तो कुछ वाटर में है, कुछ एरियल है। अधिकांश टाइम अपने लाइफ को कहाँ रख रहे हैं, तो एयर में रख रहे हैं। अब इस क्लासिफिकेशन, इस डाइवर्सिटी का कारण क्या हो सकता है, तो डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमने 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा। फिजियोलॉजी था, एनाटॉमी था, बायोकेमिस्ट्री था, और लास्ट में हम इकोलॉजी, मतलब उसके रहने के आधार पर। और इस क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ते हुए उसके क्राइटेरिया को समझते हुए देखा गया कि इसके सब्जेक्ट को सिस्टमैटिक्स नाम दिया गया, टेक्सोनॉमी समझा गया,
क्लासिफिकेशन को हमने समझा, फिर हमने कार्लस लिनियस के चर्चा करा और इस हायरार्की पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जहां पर हम एक एक टर्म को समझेंगे, मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज को हम समझेंगे और साथ में देखेंगे कि आप और हम स्पीसीज में कहाँ ठहरते हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा, जहां आपको बताया जाएगा कि होमो सेपियंस कहां पर है और मंकी यानी कि बंदर हमारे पूर्वज है या नहीं है। तो अगर पता लगाना हो कि कैसे हमारे एंसेस्टर हैं, कैसे हमारे क्लोज रिलेटिव है, तो अगले वीडियो का जरूर इंतजार कीजिए। और तब तक आप फिर से वही काम कीजिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक तो आप कीजिएगा ही, शेयर कीजिए। तब तक आराम से घर में रहिए। टेक केयर।